नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों, सब ठीक हो। क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, मेमोरी फुल हो चुका था। अब सेकंड पार्ट लेके आए हैं, अपलोड करने में दिक्कतें होती हैं। तो सेकंड पार्ट में हम समझ चलते हैं कि आप पढ़े थे। पार्ट 1 का अंतिम पॉइंट था बेरोजगारी। जो लोग काम करने के लिए कार्यरत है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता, वो लोग हैं बेरोजगार, उसे कहते हैं बेरोजगारी। लेकिन जो काम करना नहीं चाहते हैं, काम मिल रहा है, काम करना नहीं चाहते, उसे कहते हैं बेकार, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। अब आते हैं बेरोजगारी के कुछ प्रकार। हमने बताया था अल्प बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। इस तरह बेरोजगारी के कुछ प्रकार हैं। मौसमी बेरोजगारी, इन बेरोजगारी की चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले चलते हैं कि अल्प बेरोजगारी, जो कुछ समय के लिए होता है। अल्प बेरोजगारी जिसे एक खेत में 10 लोग लगे हुए, उत्पादन आपको एक कट्ठा से 10 कुंटल ही आ रहा है। मतलब 10 लोग मिलकर एक खेत से 10 कुंटल अनाज उत्पादन कर रहे हैं। अब उसमें से 9 लोग हटा दिया जाए तो क्या उत्पादन खेत की कम हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि मशीनीकरण का युग है। मशीनीकरण से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो विदेशों में होता है, एक व्यक्ति हजारों हेक्टेयर भूमि में कृषि करता है मशीनीकरण के कारण, और जिसके कारण उनका उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन भारत में 10 लोग लगे हुए फिर भी उत्पादन की संख्या में कम होती है। यह अल्प बेरोजगारी, जो दिखाई देता ही नहीं, अल्प बेरोजगारी। इसी तरह है अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देता है। खेती का ही कि एक व्यक्ति काम में 10 लोग लगे हुए और बाकी लोगों का उपयोग नहीं है, एक व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, यह है अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है। जैसे विदेशों में एक दो व्यक्ति ही मशीनीकरण से हजारों हेक्टेयर का भूमि का फसल का कृषि कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं, मिट्टी का खुदाई, बुनाई, कटाई सब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हजारों लोग के खेतों में लगे हुए, कृषि कार्य में लगे हुए। जैसे उद्योग धंधों में भी देखते हैं कि हजारों वर्कर्स, कर्मचारी लगे हुए थे किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में, जबकि विदेशों में वो सिर्फ मशीन से का कारण हो। तो वो अदृश्य बेरोजगारी है, दिखाई नहीं देता है कि कुछ लोग को रोजगार वहाँ पे छिन चुका है। कंप्यूटर युग आने से, नई तकनीक आने से, नई टेक्नोलॉजी और मशीनों के कारण आने से लोग बेरोजगार बैठे हुए। तो यह है अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती है। एक ही लोग कार्य के लिए 10 लोग उसमें लगे होते हैं। इसके बाद है आपको शिक्षित बेरोजगारी। जब व्यक्ति शिक्षित होता है, प्रशिक्षित होता है और व्यक्तियों को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती है, उसे कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। जिसे है BA MA कर लिया है और उसे नौकरी मिला है चपरासी का, जो 8वीं और मैट्रिक स्तर का है। तो क्या वो शिक्षित रोजगार है? नहीं, वो है अशिक्षित। उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। मैट्रिक इंटर का जो है उसकी योग्यता से चपरासी से मिल सकता है, लेकिन हायर एजुकेशन MA BA का जो है उसको कोई अच्छा नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है, गेजेट ऑफिसर का, तब वो अशिक्षित बेरोजगारी को खत्म कर देता है। यह है शिक्षित बेरोजगारी। इसके बाद है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के अनुरूप होता है। मौसम के अनुरूप जैसे कृषि के मौसम होता है, तो भारत में भी रोज आपको कृषि का होने लगता है। उसी वक्त सरकार भी आपको चलाती है क्या? सड़कें बनाने का, नली गली ठीक करने का, फ्लाईओवर बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू कर देती है। ठीक है। तो उस वक्त का तो लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी मौसम में लोग बेरोजगार बैठे थे। ये होता है आपको क्या? मौसमी बेरोजगारी। मतलब मौसम के वक्त है, मतलब आपको कृषि के वक्त आपको रोजगार मिला, बाकी मौसम में रोजगार ना मिला, यह है मौसमी बेरोजगारी। जैसे होली, दिवाली, छठ या कोई पर्व त्योहार में लोग दुकानें खोलते हैं और उसके बाद वो दुकानें कहाँ चली जाती है? वो मॉल, वो क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कुछ समय के लिए स्थापित किया जाता है, जो फेस्टिवल के लिए होते हैं, और जो रोडों पे देखते बहुत बड़ी मात्रा में दुकानें लगती है, उस दुकानें सालों भर तो नहीं दिखती है। वो होते हैं मौसमी बेरोजगारी। कुछ समय के लिए रोजगार मिलते हैं, बाकी इस मौसम में वो बेरोजगार रहते हैं। यह है मौसमी बेरोजगारी। ठीक है। और बेरोजगारी को ही छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो बेकार बैठे हुए, मतलब उनके पास कोई काम काज नहीं है, वो अलग है। इसे कहते हैं खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी सब एक ही है। ठीक है। प्रच्छन्न कहो, खुली कहो, अल्प कहो, ये सारे बेरोजगारी एक ही प्रकार के हैं। और थोड़ा सा अल्प बेरोजगारी और समझ ले कि पूरा दिन व्यक्ति दिन भर काम करता है, 7 घंटे, 8 घंटा, 10 घंटा काम करता है, लेकिन उसके आमदनी, उसका आय का स्रोत बहुत कम मिलता है, 100 रुपये, 200 रुपये मिलता है। तो यह है अल्प बेरोजगारी। क्योंकि कोई व्यक्ति 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा में 500-600 कमाता है, कोई 1000 रुपये कमाता है, कोई 2000 कमाता है, और कोई 100 रुपये, 150 रुपये। तो 100-150 जो कमाते हैं वो है अल्प बेरोजगारी। ठीक है।
अब ये बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार ने चलाया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में। अब इसकी क्या विशेषता है, ये क्यों चलाया गया? कि कुछ लोग जिनको रोजगार नहीं मिलता, 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है। मतलब 100 दिन की रोजगार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है? सरकार के द्वारा। अब सरकार आपको रोजगार देगी कैसे? सड़कें बनती है, फ्लाईओवर बनती है, नली गली साफ होते हैं, या आपको बिजली के खंभे लगाने होते हैं, रोड बन रहे हैं कहीं, तो इन जगह पे आपको मजदूरों के रूप में, जो वर्कर्स काम करते हैं उनको रूप में आपको 100 दिन की रोजगार मिलेगी गारंटी। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में अगर असफल रहती है, अगर आपको 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है, मान लो वर्षा हो गया या गर्मी का मौसम ज़्यादा हो गया, ये किसी कारण से काम नहीं लग पाया जिसके कारण थी, तो उस दिन का आपको 100 दिन, 365 दिन में 100 दिन का आपको रोजगार का जो भी पैसा होगा, जितना भी आपका पर डे बनेगा, वो आपको खाते में सरकार दे देती है। ठीक है, जिसे कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। ये 100 दिन की रोजगार गारंटी, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसे लागू क्यों किया गया था? क्योंकि देश में जो बेरोजगारी है वो दिन पे दिन बढ़ते, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ऐसे कुछ राज्य, झारखंड है, जहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। कृषि के लोग में लगे फिर भी यहाँ पे रोजगार नहीं, इसलिए वो काम की तलाश में दूसरे दूसरे राज्यों में भटकते रहते हैं मजदूर के रूप में, ठीक है, वर्कर्स के रूप में। तो वैसे के दूर ना जाए सरकार, उनके लिए केंद्र सरकार उनके लिए भारत में लगभग 200 जिलों में, भारत में के 200 जिलों में ये काम का अधिकार मिला। काम का अधिकार मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, जिसे कहते हैं काम का अधिकार, मतलब हर व्यक्ति को काम करने की अधिकार है। सक्षम और जरूरतमंद लोगों को बेरोजगारी से खत्म करने के लिए, ग्रामीण लोगों का विकास करने के लिए 100 दिन का रोजगार गारंटी अधिनियम चलाया गया। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक तो कहानी है, उस कहानी को चेक कर ले तब पढ़ेंगे इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, उन दोनों में क्या अंतर है, वो कहानी क्या है, स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान से सुनिए, दो कहानी, एक कांता की कहानी, एक कमल की कहानी। कांता क्या है? एक कार्यकाल में काम करने वाली वर्कर्स है, जो सुबह 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक काम करती है, मतलब समय का निर्धारण है बोल रहा है, और नियमित रूप से प्रत्येक माह उसे महीने के अंत में वेतन मिल जाता है। ठीक है, वेतन भी उसे निर्धारित है। वेतन के अतिरिक्त उसे सरकारी के कुछ नियमों के तहत भविष्य में निधि, मतलब डीए है, पेंशन है, चाहे आपको आने जाने की सुविधा है, सरकारी सुविधाएं भी उसे मिल जाती है। बताने का मतलब उसे चिकित्सा का है, फिर आने जाने के मार्ग जो परिवहन भत्ता है, ये सब मिल जाते हैं। कांता को रविवार की छुट्टी मिलती है, उस दिन कार्यकाल नहीं चलता है, और इस दिन से वेतन अवकाश होता है। वेतन मतलब आपको वर्क करने का ये अवकाश संडे को मिलता है, मतलब सरकारी कर्मचारी को। जब उसे नौकरी का आरंभ हुआ था तो उसे नियुक्ति पत्र दिया गया था, मतलब आपको नियुक्ति पत्र मिलता है, मतलब काम के अधिकार भी है। आप देखिए, अपने काम कर रहे तो उसका आपको पत्र भी मिला है कि आप यहाँ पर नियुक्त हैं, जिससे नौकरी की संबंधित शर्तें और निकाय को उल्लेख किया है। मतलब आपको कब कितना बढ़ेगा पैसा, कितना अधिका है, आपको कितना दिन कार्य कर सकते हैं, उसमें सब चीज़ अंकित रहता है। आपका वेतन में क्या होगा, आपको छुट्टी कितना दिन मिलेगा, ये सरकारी कामकाज का बताया कांता का। अब कमल का क्या है, थोड़ा सा अलग है। कमल जो है कमल जो है वो कांता के एक पड़ोसी है, जस्ट उसके पड़ोसी है। वो नज़दीकी किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। कांता क्या है, वो अपने बगल के दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है, जो सुबह 7:30 बजे से दुकान खोलता है, लेकिन 8, 9, 10 बजे तक जब तक ग्राहक रहते हैं वो दुकान खोला रहता है। हो सकता है किसी दिन ग्राहक हो, किसी दिन ना हो। उसका कोई वेतनमान निर्धारित नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि आज खोलना है, नहीं भी खोल सकता है, या दुकान में ज़्यादा प्रतिदिन में भीड़ ज़्यादा है तो दिन भर खुला रहेगा। भोजन करने के समय नहीं है, वो वहाँ पे वेतन का भी निर्धारण था, यहाँ पे वेतन का निर्धारण नहीं था। इसके अतिरिक्त मजदूरी के अतिरिक्त उन्हें कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता है। जो मजदूरी दिन भर करेगा उसे मजदूरी मिलेगा। मान लो आज बीमार है और दुकान बंद है तो उसे कोई वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन सरकारी में आपको वेतन बन जाता है। और दिन भर वो जितना काम नहीं करता उससे ज़्यादा उसे मजदूरी नहीं मिल पाती, मतलब दिन भर उस दुकान में काम करता है लेकिन फिर भी उतना उसको मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि मालिक उसे ज़्यादा पैसा देता नहीं। कोई छुट्टी या अवकाश भी नहीं मिलता, क्योंकि दुकानें सालों भर चलती है, साल ऐसी 7 दिन चलती है, तो उसे कोई छुट्टी भी नहीं मिलती।
औपचारिक रूप से कोई पत्र नहीं मिला कि आप इस दुकान पे काम करते हो, कभी आपको हटा भी जाए तो आपके काम की कोई गारंटी भी नहीं है। जिससे दुकान नियुक्ति के बारे में भी नहीं बोलता कि इसको हमने रखा है, उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय काम पे हटाने के लिए कह सकता है, मतलब उसका मकान मालिक जब चाहे उसे काम से हटा सकता है। अब ये दो कहानी, कांता और कमल, एक सरकारी वर्कर्स है और एक दुकान में काम करने वाला मजदूर श्रमिक। अब दोनों में अंतर इसलिए ये कहानी बताया एनसीईआरटी में बच्चों को कहानी के माध्यम से बताया जाता है संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र। अब संगठित असंगठित क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र जिसमें एक वेतनमान निर्धारित होता है, नौकरी सुरक्षित होता है, कार्य करने की अच्छी स्थिति होती है, कर्मचारी को योजना का लाभ मिलता है, स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा चिकित्सा सबका, कार्य की अवधि होती है और पदोन्नति होती है, मतलब ऊंचे पद पर वो जा सकता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो होता है, जिसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, संगठित मतलब सरकारी सेक्टर कहते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम की वेतन प्राप्ति नहीं, यहाँ पे नौकरी सुरक्षित नहीं है, निम्न स्तर पे कार्य परिस्थितियाँ होती है, कर्मचारी की योजना का लाभ नहीं मिल पाता, कोई निश्चित कार्य की अवधि नहीं होती और काम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। काम घटेगा तो आपको हटा भी दिया सकता है बगैर नोटिस के। तो ये संगठित असंगठित लोग इसी कारण संगठित क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी संगठित क्षेत्र का ही काम करते हैं, जिसे अर्ध सरकारी जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र में काम की अवधि निर्धारित, पैसा रुपया सब चीज़ निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है, छुट्टी निर्धारित होता है, अवकाश के। तो इसलिए हम लोग संगठित क्षेत्र बताए, आपको सरकारी जॉब ज़्यादा खोजते हैं लोग प्राइवेट के अपेक्षा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि आप संगठित क्षेत्र में हो क्या असंगठित? आपके पिता संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, असंगठित। हम लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित असंगठित? एक पेपर बेचने वाला वो किस क्षेत्र में काम करता है, संगठित या असंगठित? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट में। जो गूगल क्लासरूम है ना, उसमें कमेंट में बताइएगा कि पेपर वाला किस में संगठित क्षेत्र में काम करता है, असंगठित क्षेत्र में। एक मजदूर मिल वर्कर्स है, एक कर्मचारी है, या एक बैंक मैनेजर है, या एक वकील है, एक शिक्षक है, एक आपको पीएम है, तो ये किस सेक्टर में काम करते हैं? ठीक है, कौन से क्षेत्र में ये काम करते हैं और कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतर है माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं पैसा तो ज़्यादा देता है, असंगठित क्षेत्र जो होते हैं वो पैसे का डिमांड ज़्यादा आपको दे सकता है, पैसे की डिमांड की वजह से आपको, लेकिन काम की गारंटी नहीं, आपको कब हटा देगा, कब थी आपसे नाखुश हो जाएगा, एक नाफर थी उसका आदेश जो आपके काम के धज्जियाँ उड़ा सकता है। तो असंगठित क्षेत्र में जाना इसलिए लोग कम पसंद करते हैं। फिर भी भारत में संख्या असंगठित की ज़्यादा है। घर से देखो बाहर तक जितने भी दिखेंगे तो सब लोग असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको, कोई देश विकसित होता है, कोई देश विकासशील होता है, तो विकसित और विकासशील के बीच में क्या अंतर है, कैसे? तो विकसित जो देश है उसका तृतीय क्षेत्र जो होता है, मतलब वहाँ पे उसका योगदान ज़्यादा होता है तृतीय क्षेत्र में, जो सेवा का क्षेत्र है, जहाँ से आमदनी उसको ज़्यादा मिलता है। लेकिन विकासशील जो देश है वो प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों में ही ज़्यादा लगाता है, मतलब कृषि कार्य में, उद्योगों में ही ज़्यादा लगा है, जिसके कारण उसे आमदनी कम प्राप्त होती है, वो विकासशील होता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण अभी बाकी है, वहाँ पे हो रहा है, जबकि विकसित में ये सब हो चुका है, इसलिए वो विकसित है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा योगदान हो रहा है वो विकसित, जिसका योगदान कम हो रहा है वो विकासशील। इसलिए विकसित और विकासशील प्रति व्यक्ति आय से भी तुलना करते हैं, जो विकसित का ज़्यादा होता है, विकासशील का कम होता है प्रति व्यक्ति आय भी। इसके अतिरिक्त आपका जो शुरू में पाठ में जो दिया है कि खेतों में काम करने फूलों का मालिक है, या खेतों में काम करने वाला मजदूर है, किसान है, पेपर बेचने वाला है, या रेलवे ट्रैक पे काम करने वाला आपको जिस मजदूर है जो सामानों को उठाता है, या आपको बैंक मैनेजर है, या जो लकड़ी के सामानें बनाता है, या जूते बनाने वाला बढ़ई मोची, ये सब आते हैं, या खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं, या दुकानदारी है, ये कौन कौन से सेक्टर में काम करते हैं? तो ये अधिकतर लोग जो हैं प्राथमिक और कुछ द्वितीय और कुछ तृतीय, इसकी चयन आपको करना है जो बुक में आपको दिया हुआ है। जिसे हम पूछेंगे एक वकील कौन से सेक्टर में काम करता है, तो तृतीय क्षेत्र में, एक शिक्षक तो तृतीय क्षेत्र में, एक किसान तो प्राथमिक क्षेत्र में, और एक उद्योग में काम करने वाले मजदूर तृतीय क्षेत्र में। तो इस तरह आप समझते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र की गणना क्यों की जाती है, मतलब तृतीय क्षेत्र से ही गणना क्यों की जाती है। और सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र जी आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, ये सभी आते हैं व्यक्तिगत लोग जो आपको सेवा दे रहे हैं, तो वो क्या है? तृतीय क्षेत्र के लोग हैं।
जो सेवा क्षेत्र है। अब आपको बताना है कि पुजारी कौन से सेक्टर में काम करता है। कुम्हार है, मधुमक्खी पालक है, कोरियर पहुंचाने वाला व्यक्ति है, दर्जी है, माली है, महाजन है, अंतरिक्ष यात्री है, फूलों की टोकरी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको दिया है जिसका आपको हैंडल कर आंसर देकर आपको गूगल क्लास में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें चलते अंतिम वस्तु का, जो अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना की जाती है वो तृतीय क्षेत्र में ही क्यों की जाती है। और इसको एक सेंटेंस से समझ लो कि जैसे हम लोग आपको आटा खरीदते हैं तो 8 रुपये kg, गेहूँ खरीदते 8 रुपये kg, आटा खरीदते तो 24, 25, 30 रुपये तक चल चुका है, ऐसे kg मिलता है 30 रुपये। तो गेहूँ और आटे में इतना अंतर कैसे, जबकि बीज जो है वो आपको 2 रुपये 4 रुपये kg मिलता है। तो किसानों को आमदनी कम मिलता है, लेकिन द्वितीय तृतीय क्षेत्र के ज़्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल में सुनते हैं, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ध्यान से सुनिए कि अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना तृतीय क्षेत्र में कैसे की जाती है। एक किसान किसी आटा मिल में 8 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूँ को बेचता है। 8 रुपये दर के हिसाब से, मतलब पैसे के हिसाब से, रुपये के हिसाब से वो गेहूँ को बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी वो 10 रुपये kg के दर से आपको गेहूँ को बेचता है। बिस्कुट कंपनी आटा में चीनी और तेल जैसी चीज़ों को उपयोग करती है और बिस्कुट को 4 पैकेट बनाती है। वो बाज़ार में 60 रुपये के हिसाब से, मतलब 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बिस्कुट को बेचती है। और बिस्कुट ही अंतिम उत्पादन है जिसमें वस्तुओं के उपभोक्ताओं की दर तय होती है। मतलब गेहूँ से आटा, आटा से बिस्किट बनने में उसकी वैल्यू, उसका मूल्य, उसमें वर्कर्स की कीमत, सब चीज़ पड़ जाता है। उन सभी चीज़ों को तृतीय क्षेत्र में उसको उस पर रखा जाता है पैसा, इसलिए तृतीय क्षेत्र की गणना की जाती है। इसमें लाने ले जाने की खर्च कितना हुआ, मजदूरों को कितना पैसा दिया, इसको बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो इसलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना तृतीय क्षेत्र में ही की जाती है। जो 8 रुपये गेहूँ है वो बिस्किट के बनता है तो 50 से 60 रुपये आपको 100 ग्राम का बनता है, जबकि 8 रुपये kg मिलता है गेहूँ। समझ गए। तो इस तरह आपको तृतीय क्षेत्र में इसका निर्धारण होता है। तो अब आपने इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लिया है, अब इसमें से कोई आपको बचा नहीं है। अब भारत में प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि प्रथम तृतीय क्षेत्र में जो गणना है उसका सेक्टर बढ़ रहा है, द्वितीय क्षेत्र में कम है, 10 से 11 का, और प्राथमिक क्षेत्र में और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब लोग कृषि करना अब नहीं पसंद करते हैं क्योंकि इससे आमदनी नहीं हो पा रही है किसानों को। ठीक है, अब हम आपको निष्कर्ष में बताते हैं कि अधिकतर लोग कहाँ नियोजित हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, तो अधिकांश लोग हमारे नियोजित है तृतीय क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस संख्या में जाते हैं तो कृषि और नियोजित, मतलब कहाँ रोजगार ज़्यादा है तो वह तृतीय क्षेत्र है। तो हमें कौन से सेक्टर को बढ़ाना जरूरी है, तो तृतीय क्षेत्र को, मतलब सेवा के क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है, जहाँ पे अधिकतर से अधिकतर लोग इसमें कार्य कर सकते हैं। जैसे स्कूल में देखो, वहाँ पे कर्मचारी भी काम करते हैं, दाई, गार्ड, टीचर, बच्चे, और वहाँ पर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा। तो ये सभी चीज़ के लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन खेतों में सिर्फ उनका परिवार ही लगा रहता है, उनको आमदनी भी कम होती है। लेकिन यहाँ पे हर क्षेत्र के लोग लगे होते हैं, उसे किताब बेचने वाले, कपड़े बेचने वाले, बेस्ट बेचने वाले, ठीक है, उनको प्रिंट करने वाले, उनको उत्पादन करने वाले, उनको लाने ले जाने वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, तो सब क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए तृतीय क्षेत्र को बढ़ाने की संभावनाएं ज़्यादा होनी चाहिए। तो अंतिम रोजगार का सृजन तृतीय क्षेत्र में ही हो सकता है, मतलब रोजगार का सृजन, रोजगार की संभावनाएं। अब आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक गतिविधि पढ़ा, फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य आपने पढ़ा। फिर आपने संगठित असंगठित क्षेत्र पढ़ा, बेरोजगारी पढ़ा, अल्प बेरोजगारी, अतिरिक्त बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संगठित असंगठित क्षेत्र, कहानी कांता और कमल की 2 कहानी भी पढ़ा आपने। ठीक है, इस तरह अंतिम सेवाओं का उत्पादन भी पढ़ा कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको समझा दिए। आप आपके लिए होमवर्क रहेंगे। तो होमवर्क है ये ही कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, इन दोनों में क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र में अंतर, संगठित असंगठित क्षेत्रों में अंतर, दूसरा क्वेश्चन है। तृतीय क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन से सेक्टर हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं,
वो कैसे कार्य करते हैं, उनमें कौन कौन से लोग हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं। इन्हीं तीनों क्वेश्चनों को आपको लिखकर गूगल क्लासरूम में आंसर को आपको पुट कर दीजिएगा, हम आपके आंसर को चेक कर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। गुड बाय बच्चों, गुड बाय।